जो हमने लास्ट क्लास में ट्रायंगल लॉ पढ़ा था वो क्या करता है, दो वेक्टर को ऐड करके हमें रिजल्टेंट देता है। इसी तरीके से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी दो वेक्टर को ऐड करके तुम्हें रिजल्टेंट देगा। भी दो वेक्टर को ऐड करना है, उन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम की एडजेंट साइड के अलोंग रिप्रेजेंट कर दो वाला है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ये जो पास आउट होने वाला डायगोनल है इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर आपको ये ज्योमेट्री पता है भैया, आप सवाल को 5 to 10 सेकेंड में कर सकते हो। और जब भी हम दो वेक्टर के एडिशन पर बेस्ड सवाल करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसी सवाल में कहीं तुम्हें ज्योमेट्री दिख रही है या नहीं। अगर तुम्हें ज्योमेट्री दिख रही है, अगर तुम्हें कहीं पर भी ज्योमेट्री नहीं मिल रही है, तो आंख बंद करके इस बड़े फॉर्मूले को लगा देना बस। हेलो इंडियाज फ्यूचर, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का सेकंड मेथड, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लास्ट क्लास में हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर का एक लॉ पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जो हमने लास्ट क्लास में ट्रायंगल लॉ पढ़ा था वो क्या करता है, दो वेक्टर को ऐड करके हमें रिजल्टेंट देता है। इसी तरीके से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी दो वेक्टर को ऐड करके तुम्हें रिजल्टेंट देगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले उसके बारे में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, बाय दिस मेथड if two adding vectors represented along the adjacent sides of a parallelogram then the diagonal passing through the intersection point of two adding vectors is called resultant वेक्टर। क्या लिखा है मैंने, सुनना और समझना। मैं ये मानता हूं कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ये ए वेक्टर और ये है मेरे पास एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि जिन दो वेक्टर को आपको ऐड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों वेक्टर को पकड़ो और इन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम की, क्या बोला, पैरेललोग्राम की जो एडजेंट साइड्स है उनके अलोंग उनको रिप्रेजेंट कर दो। क्या कर दो, उनके अलोंग उनको रिप्रेजेंट कर दो। ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा ए वेक्टर और ये जो है ये है हमारा बी वेक्टर।
ठीक है भाई, देखो ये एक पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना, ये एक पैरेललोग्राम बना। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं, जिन भी दो वेक्टर को ऐड करना है उन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम की एडजेंट साइड के अलोंग रिप्रेजेंट कर दो। जैसे ही उनको रिप्रेजेंट करोगे तो जिन दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट होने वाला जो डायगोनल है ये है डायगोनल, ये है डायगोनल। ये जो पास आउट होने वाला डायगोनल है इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आया? सुना वापस, जिन भी दो वेक्टर को हमें ऐड करना है उन दो वेक्टर को अगर हम पैरेललोग्राम की एग्जैक्ट साइड के अलोंग रिप्रेजेंट करें तो उन दोनों एडिंग वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पास आउट होने वाला जो डायगोनल है, जो पास आउट होने वाला जो डायगोनल है उसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। अब जरा सुनना, अब जरा सुनना, अगर मैं इस बी वेक्टर को, अगर मैं इस बी वेक्टर को, इस बी वेक्टर को अगर मैं यहां पे शिफ्ट करूं, यहां पे भाई देखो मैं शिफ्ट कर सकता हूं कब तक? जब तक उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। मैं इस बी वेक्टर को पकड़ करके यहां लाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये है अपना ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर को मैंने यहां शिफ्ट किया तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ये है। तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये ट्रायंगल है कि नहीं? इसका मतलब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों से रिजल्टेंट वेक्टर सेम मिल रहा है। देख लो, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों से रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल लो आपको रिजल्टेंट लाके देगा उसी तरीके से पैरेललोग्राम भी आपको रिजल्टेंट लाके देगा। दोनों के दोनों मेथड एक ही है, ठीक है ना? आप चाहे कोई भी मेथड लगाओ आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब यहां पर, अब इस डायग्राम के अंदर पहले आप इसको नोट कर लो, मुझे इसमें कुछ और चीजें बतानी है आपको। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको चाप दो, ठीक है। मेरे पास क्या था डायग्राम? देखना, ये था मेरे पास ए वेक्टर, उस डायग्राम को मैं वापस बना रहा हूं। ये था मेरे पास ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर, ठीक है। और ये है अपना डायगोनल यानी रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब एक चीज देखना, मुझे इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें बतानी है तुमको। क्या क्या बताना है? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब जरा ट्रायंगल लो के अंदर जाना, ट्रायंगल लो के अंदर, ट्रायंगल लो में आपने क्या देखा था? जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या होता था? रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें देखो, हम इसके अंदर हम क्या करते थे, ये जो वेक्टर है एडिंग वेक्टर्स, उसमें मान लेते हैं इसको फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर के टेल को रखते थे। तो जो रिजल्टेंट होता था वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक जो होता था उसको हम बोलते थे रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने जो भी वेक्टर को ऐड करना उनको हम क्या करते हैं, उनको हम उनके टेल के, जो टेल है उनकी अटैच करवा देते हैं और जो रिजल्टेंट होता है वो इनके इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट होता है, पहली बात। दूसरा ये कि जब हमने ट्रायंगल लो पढ़ा था, जब ट्रायंगल लो पढ़ा था तो यहां से हमने 3 तरह के सवाल सॉल्व किए थे। कितने तरह के सवाल? 3 तरह के सवाल। यहां से हमने 3 तरह के सवाल सॉल्व किए थे। कौन कौन से? एक हमें वहां पे उन्होंने पूछा था
या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा था। दूसरा हमने पूछा था जो एडिंग वेक्टर्स है उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल। तो इनके बीच का एंगल कौन सा होगा यहाँ पे, ये वाला थीटा, क्योंकि ये जो अंदर वाला थीटा है ये कैसा है, एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल एंगल है। एक तो ये पूछा था। तीसरा सवाल ये पूछा था कि जो रिजल्टेंट है वो इन एडिंग वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है। ये वेक्टर ए वेक्टर के साथ बनाता है ये अल्फा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये बीटा के सॉरी बी वेक्टर के साथ कितना बता रहा है, बीटा एंगल। ये सारी चीजें हमने देखी थी। ये 3 तरह के सवाल हमने सॉल्व किए थे। ऐसे के ऐसे ये 3 तरह के सवाल इस पैरेललोग्राम से भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक फर्क ये रहेगा, फर्क सिर्फ एक चीज का रहेगा कि यहां पर हमने जो सवाल सॉल्व किए थे ज्योमेट्री थी, और यहां पर हम पढ़ेंगे एक बड़ा फॉर्मूला। तो आपको अगर याद हो तो जब मैंने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी क्या, कि अगर आपको वेक्टर के सवाल करने हैं, वेक्टर के सवाल करने हैं तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कैसे स्ट्रेटजी, सुनना। वैसे तो अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आएगा। जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा ना तो बाद में पूरी फुल स्ट्रेटजी बता दूंगा आपको सवाल सॉल्व करने की। लेकिन फिलहाल एडिशन सवाल, एडिशन पर बेस्ड सवाल करने हैं तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो समझ लो। अगर हमारे पास 2 वेक्टर है और उनका एडिशन करना है तो तुम्हारे दिमाग में 2 चीज आनी चाहिए, एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा बड़ा फॉर्मूला। क्या है बड़ा फॉर्मूला, अभी मैं बताऊंगा। जब भी तुम सवाल करो तो सबसे पहले तुम्हें सवाल में देखना है कि हमें ज्योमेट्री दे रखी है कि नहीं दे रखी। अब ज्योमेट्री कौन सी, ट्रायंगल लॉ वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको ये 3 तरह की ज्योमेट्री कहीं मिल जाए, अगर आपको ये 3 तरह की ज्योमेट्री कहीं मिल जाए, ये 3 तरह की ज्योमेट्री अगर आपको कहीं मिल जाए तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं ट्रायंगल लॉ। और ये चीज ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूं, ये मैंने आपको ट्रायंगल लॉ के अंदर बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके देख लेना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और अगर आपको ये ज्योमेट्री पता है, अगर ये ज्योमेट्री पता है तो भैया आप सवाल को 5 to 10 सेकेंड में कर सकते हो। और मैंने आपको प्रूफ के साथ करके दिखाया है, ठीक है। ये इसको याद कर लेना। अभी हमें देखना है एक बड़ा फॉर्मूला, और वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से डेराइव होता है। अब देखो इस चीज से रिलेट करके हम इसके अंदर चीजें देखते हैं। यहां पर हमने क्या बोला था कि ए वेक्टर यानी जो एडिंग वेक्टर्स है उनके बीच एंगल कितना होता है, थीटा। तो मैं यहां मान लेता हूं ये 2 एडिंग वेक्टर्स है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो मैं मान लेता हूं ये है अल्फा, और ये बी वेक्टर के साथ कितना बना रहा है, ये रहा बीटा, क्या रहा, बीटा। और कितने तरह के सवाल बनेंगे, 3 तरह के। सुनना, अब इसका बड़ा फॉर्मूला क्या है, सुनना। ये है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, या इसको हम आर भी बोल सकते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से तुम 3 तरह की चीजें निकाल सकते हो, 3 तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। 3 तरह की कौन कौन सी, एक तो तुम एडिंग वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और तीसरा आप दोनों एडिंग वेक्टर के बीच जो एंगल थीटा है उसको भी यहां से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे जो थीटा है, ये थीटा, ये क्या है, ये है एंगल बिटवीन टू एडिंग वेक्टर्स, ओके, 2 एडिंग वेक्टर्स।
और ए और बी क्या है, ये जो है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एडिंग वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिंग वेक्टर्स। ठीक है, लेकिन अभी हमें अल्फा और बीटा निकालना है, वहां पे तो हमने निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, पहले तो इस चीज को नोट कर लो, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे कि एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ना बोल करके वो डायरेक्शन भी बोलता है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विथ एडिंग वेक्टर्स, पहला ए वेक्टर के साथ अगर एंगल देखें तो क्या है, tan अल्फा। अब देखो, इस फॉर्मूले को याद रखने का भी एक तरीका है, इन फॉर्मूलों को याद रखने का भी एक तरीका है, क्या तरीका है, अगर अल्फा जो है वो किसके साथ एंगल है, ए के साथ एंगल है, तो ए को ऊपर नहीं रखना है, दूसरे को ऊपर रखना है, यानी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन बीटा मैं यहां लिख रहा हूं, टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा, बीटा किसके साथ एंगल है, बी वेक्टर के साथ है, तो बी को ऊपर नहीं रखना है, दूसरे को ऊपर रखना है, यानी ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये है भैया पूरी कहानी, ये है पूरी कहानी। अब मेरी एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, मेरी एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, क्या, जब भी हम दो वेक्टर के एडिशन पर बेस्ड सवाल करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सवाल में ऐसा कुछ दे रखा है जिससे ज्योमेट्री निकलती हो, यानी ऐसी सवाल में कहीं तुम्हें ज्योमेट्री दिख रही है या नहीं। अगर तुम्हें ज्योमेट्री दिख रही है, तो भैया जाना ट्रायंगल लॉ पे, अगर वो पहले आप जाके उस लेक्चर को देखना, उसको समझना कि मैंने किस तरह से ज्योमेट्री बताई है और किस तरीके से ज्योमेट्री को अप्लाई करना है। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं पर भी ज्योमेट्री मैच नहीं हो रही है, कहीं पर भी ज्योमेट्री नहीं मिल रही है, तो आंख बंद करके इस बड़े फॉर्मूले को और इन दो फॉर्मूलों को लगा देना, बस यही है वेक्टर, यही है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। आप जल्दी से इनको नोट कर लो, ठीक है, फिर चलते आगे। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके साथ कुछ दिल की बातें करूं, तो हेडिंग डालिएगा दिल की बात। दिल की बात आ रही है, इसका मतलब यह है कि कुछ खास है, कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला, अभी हमने जो पैरेललोग्राम का एक डायग्राम बनाया था, क्या था वो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और इनके बीच का ये है थीटा। अब ये थीटा मुझे बताओ, थीटा 90 से बड़ा है कि छोटा है, 90 से छोटा है, तो याद रखना अगर थीटा 90 से छोटा होगा, अगर 90 से छोटा होगा, तो ये जो डायगोनल है, जो आर वेक्टर है, वो कैसा होगा,
वो कैसा होगा, कैसा होगा, मेजर डायगोनल। ये ऑप्शन में ऐसे पूछता है, जैसे ये आपको ऐसा डायग्राम देगा और फिर ऑप्शन दे देगा कि एंगल 90 से छोटा है कि बड़ा है। अगर 90 से छोटा है तो क्या है, आर वेक्टर मेजर है कि माइनर है। दूसरा मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये रहा आपका डायगोनल यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। अब ये जो थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, ये 90 से क्या है, बड़ा, और अगर थीटा 90 से बड़ा हो तो जो डायगोनल है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो कैसा होगा, माइनर, कैसा होगा, माइनर डायगोनल, माइनर डायगोनल। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, और वो फॉर्मूला कब लगता है, जब इफ आर रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी एडिशन हो, तभी तो हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर मैं ये मान लूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो मैं यहां पे आपको 3 केस बताता हूं। फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे है, पैरेलल है, कैसे है, पैरेलल। ये भैया ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं बी वेक्टर है, तो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे, कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अब जरा इस फॉर्मूले में थीटा की जरा 0 डिग्री रखो, 0 रखा, cos 0 वैल्यू कितनी, 1, तो ये यहां से गायब, फिर क्या बचा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब ये इसकी जगह रखोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा आपके पास, आर इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो क्या है, ए प्लस बी जो है वो है आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम, यानी कि अगर दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं और उन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो आर जो है, आर रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो सवाल में वो आपको ऐसे सिंपल तरीके से लिख के नहीं देगा, इतना सिंपल बना के नहीं देगा, देगा तो यही लेकिन एक दूसरे अंदाज में। कैसे दूसरे अंदाज में, वो आपको कुछ इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, आर माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, या फिर वो आपको ऐसे भी देख सकता है, आर माइनस ए इक्वल टू बी, चाहे ये दे चाहे ये दे, इनका मतलब एक ही है। आपको कुछ नहीं करना है, इन नेगेटिव साइन को हटा दो, इनके लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी को उस तरफ भेजोगे तो वापस आपको ये मिलेगा, इसको उस तरफ भेजो वापस आपको ये मिलेगा, या फिर आपको वो कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, भाई रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, या फिर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख के दे सकता है।
तो भैया ये है इनके लिखने के तरीके। वो एग्जाम के अंदर आपको एग्जामिनर सिंपल तरीके से नहीं देगा, इस तरीके से दे सकता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि अगर थीटा कितना हो 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के साथ क्या है 180 डिग्री के एंगल पे है, यानी कैसे हो गए एंटी पैरेलल। ये अगर ए वेक्टर है तो ये क्या हो गया बी वेक्टर, दोनों कैसे है एंटी पैरेलल है। अब जरा 180 डिग्री यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इस पॉजिटिव की जगह आ जाएगा -1, तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी, नहीं आर की वैल्यू आ जाएगी ए टेंस टू बी, ए टेंस टू बी। ए टेंस टू बी का मतलब ये है कि अगर ए जो है वो बी से अगर बड़ा है तो हम लिखेंगे ए माइनस बी, और अगर बी बड़ा है ए से तो हम लिखेंगे आर इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। ये जो है ना ये है आर मिनिमम, इसका मतलब एक चीज यहां पे देखना भाई, अगर हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं और उनके मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो भाई रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, यानी हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। भाई रिजल्टेंट वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, या फिर इन दोनों के कहीं बीच में हो सकता है, ठीक है। थर्ड केस क्या है, इफ थीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री। अगर 90 है तो दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। कैसे हो जाएंगे परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब 90 की वैल्यू तुम यहां रखोगे तो cos 90 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये है कहानी, आपको रटना नहीं है और ना ही याद करना है, आपको सीखना है और समझना है। क्या 3 कंडीशन होती है 0 डिग्री 180 और 90। 0 पे आर मैक्सिमम मिलता है कब, जब दोनों वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं। 180 पे मिनिमम मिलता है और 90 पे ये मिलता है, ठीक है क्लियर। अब देखना भाई, पहला केस हमने देखा कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग हो। अब हम देखते हैं अगर मान लो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, एलिंग वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो भी ए के इक्वल हो, किसी एक के इक्वल, मैं मान लेता हूं ए के इक्वल है इफ, और ये जो भी बता रहा हूं ना अभी, जो फिलहाल अभी जो पॉइंट बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस पॉइंट को याद कर लिया ना तो आप किसी भी चैप्टर के अंदर, किसी भी चैप्टर में कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगी तो वो इसको फॉलो करेगी। और अगर आपको ये चीज याद है तो आप सवाल को विद इन सेकेंड्स में उड़ा सकते हो, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक मिनट सुनो पहले, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जब तुम दोनों की जगह ए रखोगे, जब इसको सॉल्व करोगे
तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू की जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या आएगी 2a cos थीटा बाय 2। क्या आ जाएगी 2a cos थीटा बाय 2। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या लूँ, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, cos 0 बटा 2 0, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा 2a। दूसरा केस, इफ थीटा कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो 60 को रखो यहाँ पे, 60 का आधा कितना 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, √3 बाई इंटू 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा r इक्वल टू √3a। थर्ड केस क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, पहले 90 ले लेते हैं, 90 डिग्री, 90 का आधा कितना 45, 1 बाय √2, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी √2a। ये √2 कैसे है ही देखना, 2a है, इस पूरे की वैल्यू कितनी 1 बाय √2, 1 बाय √2 है तो √2 और √2 दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 गया तो कितना आ जाएगा a√2। ठीक है। फोर्थ केस है, इफ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा 120 का आधा 60, और 60 की वैल्यू कितनी 1/2, 2 से 2 गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा a के इक्वल। और ये जेईई मेंस और नीट में पता नहीं कितनी बार सवाल पूछा जा चुका है कि अगर दो एडिंग वेक्टर्स है, दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच 120 डिग्री एंगल है, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों में से किसी एक वेक्टर के रिजल्ट मैग्नीट्यूड के इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, थीटा अगर कितना है 180 डिग्री है, तो 180 का हाफ 90 और 90 0, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा 0। ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, और फिर उसके बाद हम करते हैं सवाल। एक हमें सवाल पूछा जाता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अभी हमने जो पढ़ाया था कि आर मैक्सिमम क्या होता है a प्लस बी, आर मिनिमम क्या होता है a टेंस टू बी, तो आर रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम a प्लस बी हो सकती है और मिनिमम से मिनिमम a टेंस टू बी हो सकती है। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर या तो ये हो सकता है या इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है, या मैक्सिमम ये हो सकता है या फिर मिनिमम ये हो सकता है। तो सीधी सी बात है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो या तो आर मिनिमम से क्या होगा भाई, आर मिनिमम से या तो ज़्यादा होगा या आर मिनिमम के इक्वल होगा, या फिर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आर मैक्सिमम से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। और आर मिनिमम का मतलब क्या है a टेंस टू b, और आर मैक्सिमम का मतलब क्या है a प्लस b। यानी कभी कभी आपको सवाल में वो आपको एंगल नहीं देता, वो बोलता है कि आपके पास एंगल नहीं है, बस मुझे पॉसिबल वैल्यू बता दो। तो ये पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये है हमारे कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं सवाल। ठीक है, देखिए आपके सामने 3 सवाल है। पहला सवाल है, इफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 एंड a माइनस b माइनस c इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड c वेक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें एंगल पूछा है, एंगल हम निकाल देंगे, लेकिन हमें यहां से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन है और एडिंग वेक्टर्स कौन है। तो देखो, पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, जो वेक्टर फॉर्म दे रखा आपको, इक्वेशन जो दे रखी है वेक्टर फॉर्म की, उसमें नेगेटिव साइन को हटा दो।
अब नेगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या करना है, इस बी वेक्टर को उस साइड भेज दो। इस बी वेक्टर को मैंने उस साइड भेजा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, यानी ये बन गई। अब मैं बता सकता हूं कि रिजल्टेंट कौन है और एडिंग कौन है। ये है एडिंग वेक्टर्स और बी वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर। यानी अब मैं कंफर्म हूं कि एडिंग वेक्टर्स कौन है और रिजल्टेंट वेक्टर कौन है। ठीक है, तो भैया तुम्हें पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, तो ये जो तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग सेट कर लो। यानी बी बनना चाहिए रिजल्टेंट होना चाहिए, बी रिजल्टेंट होना चाहिए, तो बी को उस तरह भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस सी इक्वल टू बी। बन गया, बन गया। अब आपको पहले ये नहीं देखना था, आपको देखना था कि एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है। हमने पता लगाया भैया एडिशन है। फिर आपको देखना है कि कोई ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री यहाँ पे नहीं है। ज्योमेट्री क्या, अगर वो तीन चीज आपको कहीं दिखती हुई बनती हुई दिख जाए ना, तो वहां पे है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री तो है नहीं। अब ज्योमेट्री नहीं है तो आंख बंद करके एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और थीटा क्या है, दो एडिंग वेक्टर के बीच का एंगल, और यही हमें पूछा है सवाल के अंदर। बस काम खत्म। रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे क्या है, बी है। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या है, बस वैल्यू रखनी है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आपको दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, बस यहाँ पे रख दो। क्या है, ए माइनस सी इक्वल टू ए रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो भैया क्या हो जाएगा, रूट तो यहाँ से निकल जाएगा, और a माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा। ए स्क्वायर और सी स्क्वायर दोनों कट गए, 2ac से 2ac गया, तो भैया cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहां से तुम बोल सकते हो कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। कितनी है, 180 डिग्री है। तो देखो सवाल कितने टाइम के अंदर हुआ, ओनली 5 से 10 सेकंड लगे, ज्यादा नहीं लगे। लेकिन वो कब लगेगा, जब आपके पास वो स्ट्रेटेजी होगी। वो स्ट्रेटेजी क्या, पहले चेक करना है कि दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। भैया एडिशन हो रहा है। अब एडिशन हो रहा है तो क्या चेक करना है, ज्योमेट्री है कि नहीं, ज्योमेट्री तो है नहीं, तो फिर सीधा बड़ा फॉर्मूला। बड़ा फॉर्मूला में हमें क्या क्या चीज चाहिए, एक तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड, दूसरा इन दोनों के बीच का एंगल, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये था सवाल। अब देखो दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल पहले क्या देखना है, एडिशन है कि नहीं। इफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट will be half of addition of square of magnitude of adding vectors। भैया एडिंग वेक्टर्स है, मतलब एडिशन है। अब देखना है ज्योमेट्री है कि नहीं, ज्योमेट्री तो नहीं है। भाई अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज मिले जिससे वो डायग्राम बनता हो तो ज्योमेट्री है। अब ऐसी कोई लैंग्वेज है नहीं, तो सीधी सी बात है बड़ा फॉर्मूला। और बड़ा फॉर्मूला है, इसका मतलब तुम्हें सवाल के अंदर तीन जो चीजें हैं, एडिंग वेक्टर्स, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच के एंगल, इन तीनों में से तुम्हें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सवाल में दे रखी होगी, और दे भी रखी है। क्या दे रखी है, सुनना। आपको बोला है कि स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बोला है, ऑफ रिजल्टेंट विल बी हाफ ऑफ एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिंग वेक्टर, यानी एडिंग वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका जो स्क्वायर है उसका हाफ कर दो, वो आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब क्या चाहिए तुम्हें, फाइंड आउट एंगल बिटवीन एडिंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी ए और बी के टर्म्स में हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच एंगल। कुछ भी नहीं करना है भाई, सीधा बड़ा फॉर्मूला। क्या है, बड़ा फॉर्मूला। पहले आप इसको नोट कर लो, मैं यहां पे इसको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है,
आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इस पूरे पे रूट, बस ये फॉर्मूला लगाना है। आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, आर स्क्वायर की दे रखी है, कुछ नहीं, इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इन दोनों को वहाँ पे भेज दो, तो जब दोनों जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर बाई 2 में से ए स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और जब बी स्क्वायर को वहाँ पे भेजोगे तो बी स्क्वायर बाई 2 में से जाएगा तो कितना रह जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई 2, और 2 जो है वो एलसीएम आ जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। 2ab को नीचे भेज दो। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ab। तो हमें थीटा, तो हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ab। ठीक है, ये रहा भैया इन दोनों एडिंग वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, ये रहा सवाल। अब देखना नेक्स्ट सवाल। क्या है, a body is stationary on horizontal plane, यानी एक कोई बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या है, रेस्ट के अंदर है। टू हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर अप्लाइड, एंगल बिटवीन बोथ इज 53 डिग्री। ये जो आप दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, उनके बीच कितना एंगल है, 53 डिग्री एंगल। ओके, देन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मोशन विद रेस्पेक्ट टू ग्रेटर फोर्स। क्या पूछ रहा है सर, समझ नहीं आ रहा। इसका पहले डायग्राम बनाओ, तब जाके समझ आएगा तुम्हें। क्या क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, भाई ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया। फिर बोला कि एक बॉडी है, मैं मान लेता हूँ ये कोई बॉडी है। ठीक है, और इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, और दोनों कुछ इस तरीके से लग रहा है कि उनके बीच एंगल कितना है, 53 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ 10 न्यूटन है और ये मैं मान लेता हूँ कितना है, 20 न्यूटन। ठीक है, अब इसने हमें पूछा है कि फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किधर होगा, वो इधर होगा, एफ नेट। और जो भी मोशन होगी वो इस नेट फोर्स की वजह से होगी। तो जो नेट फोर्स है उसकी वजह से ही मोशन होने वाली है। तो उस एक्चुअल में ये हमें पूछ रहा है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट नेट फोर्स है, उसका ग्रेटर फोर्स यानी जो बड़ा फोर्स है 20 न्यूटन, इसके साथ डायरेक्शन। और मैंने बताया था कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर का किसी एडिंग वेक्टर के साथ डायरेक्शन पूछे या फिर एंगल पूछे तो क्या था, हमारे पास एक फॉर्मूला था। और फॉर्मूला को हमने कैसे याद किया था, मान लो ये बीटा है, तो अगर आपको 10 बीटा निकालना है तो हमने क्या बताया था, जिसके साथ निकालना उसको नहीं रखना है, दूसरे को रखना है। 10 साइन 53 डिग्री प्लस 20/20 प्लस 10 कॉस 53 डिग्री। ठीक है, और यही है डायरेक्शन ऑफ फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसकी वजह से डायरेक्शन जो है मोशन होने वाली है, तो इसका हमें डायरेक्शन बतानी है। मतलब इस रिजल्टेंट वेक्टर की आपको इस बड़े फोर्स के साथ क्या बताना है, एंगल बताना है। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ आर एफ नेट वेक्टर।
ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रख के सॉल्व करना है। क्या करना है? वैल्यू रख के सॉल्व करना है। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 और इसकी वैल्यू होती है 3/5। बस वैल्यू रख दो, 10 इंटू 4/5 और ये हो जाएगा 20 प्लस 10 इंटू 3/5। 5 से गया 2 बार, 6 डिवाइड बाई यहाँ से गया 2 बार, तो ये 20 प्लस 6 कितना हो गया? 26 हो गया। तो ये कितना हो गया? 3/13। थ्री बाई 13। एक मिनट, यहाँ पे 8 आएगा, ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 4/13। ये था सवाल। ओके, क्लियर। अब हम कुछ और सवाल लेते हैं। देखो, आपके सामने दो सवाल है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इज 2 न्यूटन। आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको ये पूछा है कि जो नेट फोर्स है, ये जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स का मतलब क्या है? नेट फोर्स का मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर 2 न्यूटन। और आपको रिजल्टेंट वेक्टर की क्या पूछ रहा है? पॉसिबल वैल्यू। और पॉसिबल वैल्यू निकालने का क्या तरीका था? क्या तरीका था? तरीका था आर, ये आर मैक्सिमम और ये आर मिनिमम, और हमें निकालना है फोर्स, मतलब क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 और F1 माइनस F1 नहीं, F1 टेंस टू F2। हम इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार माइनस करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कहीं 2 न्यूटन आ रहा है नहीं आ रहा। अगर 2 न्यूटन आ रहा है मतलब वो ऑप्शन हमारा, उस ऑप्शन के अंदर वो पॉसिबल वैल्यू होगी, और अगर नहीं आ रहा तो उसमें पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। और हमें क्या पूछा है कि कौन से ऑप्शन में पॉसिबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो देखो, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एक एक को सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों में से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। तो जो 2 न्यूटन है वो इन दोनों के बीच में है कि नहीं है? 1 2 3, मतलब 2 जो है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखो, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, माइनस करो पहले, तो कितना आएगा? 3 न्यूटन, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। तो क्या 2 न्यूटन इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। यानी 2 न्यूटन जो है वो उन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। तो हमें यही पूछा है कि 2 न्यूटन कौन से ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो वो है थर्ड ऑप्शन। कैसे चेक करना है? दोनों को ऐड करो, फिर दोनों को माइनस करो, और फिर देखो कि वो पॉसिबल वैल्यू इन दोनों के बीच में है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी, क्या बोला इसने? रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो विल बी डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिंग वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो एडिंग वेक्टर्स है और दोनों एडिंग वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों वेक्टर्स है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड डबल ऑफ। ठीक है, क्या बोलना है कि दोनों जो एडिंग वेक्टर्स है उनका प्रोडक्ट और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और दूसरे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है, यानी डबल है। ये कर दिया डबल, तो यहाँ से रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? √2a।
अब जरा इस चीज़ को गौर से देखो, मैंने बताया था ना कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आ गई वो। अगर रिजल्टेंट वेक्टर √2a है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एडिंग वेक्टर्स का, तो सीधी सी बात है थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आगे उस फॉर्मूले को बार बार यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता दिया तुमने। ठीक है, तो भैया ये है वेक्टर के सवाल। ठीक है, अगर आपको इसमें और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लेना। और इस लेक्चर को पढ़ने से पहले ट्रायंगल लो वाला जो लेक्चर है, ट्रायंगल लो मेथड, वो आप अच्छे से देख लेना। उसमें मैंने आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता रखी है, ज्योमेट्री कैसे अप्लाई करनी है वो भी बता रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।